हेलो एवरीवन। चलिए, आज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम डेप्रिसिएशन को पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम डेप्रिसिएशन को एज यूजुअल मैनर में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको लर्न विद द मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आप 11th से करते हुए आ रहे हो, या आप अगर पहली बार अकाउंटिंग भी कर रहे हो तो आप अगर डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ सकते हो, तो यहाँ पर आप को कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी मिलेगी। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एंड व्हाई द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन है क्या चीज। तो कुछ एग्जांपल हम लेंगे, उस एग्जांपल से समझेंगे कि ये इसमें मैंने क्यों लिखा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट है, या मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी, आपने ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, बाई करी है, परचेज्ड फॉर $10,000। कितने में परचेज करी आपने? $10,000 में परचेज करी। तो सिंपल सा यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इस प्लांट एंड मशीनरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेस बुक करोगे, या इसको एज अ बैलेंस शीट में असेट्स दिखाओगे? बस इसी बात को समझना है आपको। अगर इस बात को आप अच्छे से पाते हो तो आप डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्या बोला मैंने? आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड करी, ये आपकी गुड्स नहीं है, बिजनेस का गुड्स नहीं है। पहली चीज तो मैं क्लियर करता हूं। आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किसका बिजनेस कर रहे हो? आप किसी दूसरे शुगर का बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो ये आपके लिए क्या है? असेट्स है। मतलब ये नॉन बिजनेस गुड्स है आपका, मतलब ये आपकी परचेस नहीं है, सीधी सी बात। चलिए, तो क्या ये आपकी असेट्स है? ठीक है। क्या आप इसे पीएनएल में चार्ज करोगे $10,000? क्या आपका ये एक्सपेंसेस है $10,000? मैंने कितना लिखा, 1 लाख लिखा, क्या 10,000 कर देते। ये $10,000 क्या मेरा एक्सपेंसेस है? यस या नो? क्या मैं पीएनएल में $10,000 चार्ज करूं या ना करूं? बस यही सोचना है आपको, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो आंसर मुझे मिल रहा है कि नहीं सर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं करेंगे? अब मेरा क्वेश्चन समझना आगे वाला। अगर इस प्लांट एंड मशीनरी से आपको बेनिफिट केवल 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड में आपको इस प्लांट एंड मशीनरी से बेनिफिट मिलेंगे, तो फिर क्या करोगे इस $10,000 को? इस $10,000 को आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे। फिर ये आपका क्या बन गया? एक्सपेंसेस बन गया ना। फिर ये आपकी असेट्स नहीं रही। क्या आप बैलेंस शीट में आप इसको दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे ना। इट मींस आपने जितना भी एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड किया इस प्लांट एंड मशीनरी पर, आपने पूरा की पूरा रिकवर कर लिया इसी बार में। यानी कि ये प्लांट एंड मशीनरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। किस केस में? जब इससे मिलने वाले बेनिफिट, मैं क्या बोल रहा हूं, इससे मिलने वाले बेनिफिट आपको ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाए। यानी कि ये असेट्स आपके, ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपके बैलेंस शीट में नहीं जाने वाली। इट मींस आपके कहां जाएगी फिर? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि जिससे बेनिफिट मिलने वाले थे वो पूरे के पूरे इस साल में मिल गए आपको। फ्यूचर पीरियड में आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले इस मशीनरी से। तो आप इस प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। कहां दिखाओगे? एज अ पीएनएल चार्ज करोगे। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट अब डेप्रिसिएशन पर भी एप्लीकेबल होता है। समझना, अब मैं डेप्रिसिएशन से लिंक कर रहा हूं। आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी $10,000 की, ठीक। अब मैं इसको हटा देता हूं। हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है? आप कितने ईयर्स तक इसके बेनिफिट ले सकते हो इस प्लांट एंड मशीनरी से? तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ये आपकी सपोज डेट है 4 ईयर्स। कितनी है? 4 ईयर्स। इसका मतलब समझना, हम क्यों लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड। आपने ये प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके लेके आए, तो आपने बिजनेस में कुछ तो सोचा होगा ना, ये प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके लेके आए तब। हाँ, आपने सोचा। आपने क्या सोचा? इस प्लांट एंड मशीनरी का आप यूज करोगे, और उस यूज करने से आपको बेनिफिट कितने ईयर्स तक मिलेंगे? आपको बेनिफिट 4 ईयर्स तक मिलेंगे। इस प्लांट एंड मशीनरी की वजह से आपका क्या होगा? आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, आपकी
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट कम होगी क्योंकि मॉडर्नाइज ये मशीनरी ऑटोमेटिक मशीनरी है, तो इससे क्या होगी, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को इस प्लांटेड मशीनरी की वजह से बेनिफिट मिलेंगे। और ये बेनिफिट कितने पीरियड तक मिलेंगे, तो आपने एस्टिमेशन लगाया, क्या लगाया, एस्टिमेशन लगाया, तो मैं यहाँ पर एस्टिमेशन लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड की जगह ज्यादा सुटेबल वर्ड है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, यानी कि आपको लगता है कि इस मशीनरी का यूज करके आपको 4 इयर्स तक बेनिफिट मिल सकते हैं। अब एक्चुअल में आपको 4 ईयर तक बेनिफिट मिले या ना मिले वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। आपने जिस दिन प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया उस दिन आपने ये सोचा कि आपको 4 ईयर तक बेनिफिट मिलेंगे। यहीं पर आप एक और एस्टिमेशन लेते हो, क्या एस्टिमेशन लेते हो यहाँ पर, जब आप ये प्लांट एंड मशीनरी सेल करने जाओगे, यानी कि स्क्रैप कर दोगे, क्या कर दोगे, स्क्रैप कर दोगे, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी ना, सॉल्वेज वैल्यू जिसको बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो क्या स्क्रैप वैल्यू रहेगी, यानी कि 4 साल के बाद जब इसको सेल करने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, तो आपने सोचा कि इससे $2000 आपको मिले जाएंगे। ये आपने कैसे सोचा, ये मार्केट के बेसिस पर देखा आपने, पुरानी प्लांट एंड मशीनरी देखी तो वो ऑन एन एवरेज $2000 में सेल हो जाती है 4 ईयर के बाद यूज करने पे, या इंडस्ट्री में ऐसी कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई सेल कर रहा है तो उसको कितना मिल जाता है, $2000 मिल जाता है। तो आपने क्या लगाया यहाँ पर, एस्टिमेशन लगाया दो चीजों का। आप उसी केस में फिर क्या कर पाते हो, डेप्रिसिएशन लगा पाते हो, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दो चीजें मस्ट आपको पता होना चाहिए, क्या, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। चलो, क्या ये 100% सही होना जरूरी है क्या, नहीं, ये एस्टिमेशन है, इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर एस्टिमेशन। आपने ये प्लांट एंड मशीनरी के बारे में सोचा कि ये $2000 में सेल होगी आज से 4 साल बाद, लेकिन एक्चुअल में कितने में हुई, 4000 में हुई। तो आपको ये बोला जाएगा क्या, क्या आपने गलती कर दी, जाओ प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट चेंज करो, आपने गलत वहां पर क्या लगाया हुआ, एस्टिमेशन लगाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस चेंज कर दो, नहीं, ये एस्टिमेशन है, हमें फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एस्टिमेशन ले रहे हैं। चलो, इट मींस आप क्या मान के चल रहे हो, जैसे ही आपने यहाँ पर $2000 का एस्टिमेशन लिया, तो आप ये मान के चल रहे हो कि आपने मनी स्पेंड किया $10,000 का, और उसमें से आपको रिकवर कितना होगा, $2000 रिकवर हो जाएगा, यानी कि 8000 आपका रिकवर नहीं होगा, इतना कैश इनफ्लो नहीं होगा आपको, आउटफ्लो तो हो गया $10,000 का, इनफ्लो कितना होगा, टर्मिनल पर 2000 का टर्मिनल पर आपको इनफ्लो हो जाएगा। तो ये 8000 कहां चले गए आपके, इस अमाउंट को क्या बोला जाता है अकाउंटिंग की टर्म्स में, अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो इसे बोला जाता है डेप्रेसिएबल अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएबल अमाउंट बोलते हैं इसको। यस, डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं, इसको डेप्रिसिएबल अमाउंट बोलते हैं, है ना। यही डेप्रिसिएबल अमाउंट आपका क्या होता है, पीएनएल में चार्ज होता है। आप क्या बोलना चाह रहे हो, जो आपने मनी स्पेंड किया ये आपका रिकवर नहीं होगा, इट मींस आपका ये एक्सपेंसेस बनने वाला है, क्या बनने वाला है, एक्सपेंसेस बनने वाला है। यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट ले जाना है, $8000 का अमाउंट आपको पीएनएल में चार्ज करना है। बस आपने अगर ये समझ लिया अच्छे से, तो आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का पार्ट बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना। इसके बाद फिर हम उसकी अकाउंटिंग देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में ही आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो आपको क्या करना है, $8000 आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है। कितने ईयर्स में ले जाओगे, 4 इयर्स में ले जाओगे। लाइफ कितनी है इस असेट्स की, 4 इयर्स में। मतलब इसका समझो, आपको ये प्लांट एंड मशीनरी 4 साल तक क्या करने वाली है, बेनिफिट देने वाली है। इस 4 साल का मतलब क्या है, 4 ईयर का मतलब है कि आपको ये 4 ईयर तक बेनिफिट देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ा देगी, आपकी कॉस्ट कम कर देगी, और ऐसा 4 साल तक होगा। यानी कि आपकी इनकम होगी क्या इससे, हाँ बिल्कुल होगी। आप इस प्लांट एंड मशीनरी का यूज करके अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लोगे, लेकिन रेवेन्यू कितना इंक्रीज करोगे ये आइडेंटिफाइड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये 1 to 1 मैचिंग नहीं हो पाता कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी और उसकी वजह से आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि आपका कितना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये आप डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, आप एस्टिमेशन लगाते हो कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना।
क्या लगाते हो, एस्टिमेशन लगाते हो। यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम दो चीजें यहाँ पर कंपेयर करते हैं। हम इनकम को कंपेयर करते हैं किससे, एक्सपेंसेस से। इनकम कंपेयर होती है यहाँ पर किससे, एक्सपेंसेस से कंपेयर होती है। इस स्टेटमेंट में, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीजों का कंपैरिजन होता है, इनकम का कंपैरिजन होता है एक्सपेंसेस से। और हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ 11th में मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब क्या करना, आपके इनकम को मैच करना आपके एक्सपेंसेस से। अगर आपने कोई इनकम अर्न करने के लिए कोई मनी स्पेंड किया है, एक्सपेंसेस किया है, तो उसको आप क्या करोगे, इससे मैच करोगे। यानी कि जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी बुक होना चाहिए। इस इनकम को अर्न करने के लिए आपने कितने एक्सपेंसेस करें, यहां पर लिखोगे, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसी को बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैच करना, किसको मैच करना, इनकम को मैच करना एक्सपेंसेस के साथ में। तो जब आपने ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, तो उसकी वजह से आपका ये इनकम वाला पोर्शन तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी क्यों है। आप ये बोलोगे नहीं उससे सर इनकम कैसे बढ़ सकती है, देखो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, या तो आपकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होती तो अल्टीमेटली क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता ही है ना। दूसरी चीज, प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज करी, इससे आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू जनरेट ज्यादा होगा। यानी कि आप यहाँ पर इनकम तो कंसीडर करते हो लेकिन एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करते हो। आपको ये समझ में नहीं आता कि $10,000 हम यहाँ पर कैसे लिखें। तो क्योंकि $10,000 का बेनिफिट हमें एक साल में नहीं मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है, 4 साल में मिल रहा है। तो 4 साल में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इट मींस आपको ये 8,000 प्रपोर्शनेट करना पड़ेंगे। यानी कि क्या करना पड़ेंगे, आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक अलोकेशन करना पड़ेगा इस $8,000 का, किस पर, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। इस 4 साल में आपको सिस्टमेटिकली अलोकेट करना होगा। तो आप क्या बोलोगे सिंपली, सर इतना इजी है, 8,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो $2,000 क्या निकल के आ जाएगा, सिस्टमेटिक अलोकेशन आ जाएगा। एकदम परफेक्ट है आपका आंसर, $2,000 डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आपने सोचा कि आपको हर साल कितना बेनिफिट मिल रहा है, $2,000 का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आपको इस मशीन का यूज करके $2,000 की इनकम हो रही है। तो उसी तो प्रपोर्शन में आप क्या करना चाह रहे हो, एक्सपेंसेस बुक करना चाह रहे हो एज अ डेप्रिसिएशन। तो आपका आंसर क्या निकला यहां पर, आपने बोला कि सर हमें जो बेनिफिट है ना, इससे इक्वल बेनिफिट मिलेंगे, हर साल इक्वल बेनिफिट मिलेंगे। तो $8,000 डिवाइडेड बाय 4 साल हमें इक्वल इक्वल बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि हर साल आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा $2,000 का। यानी कि आप इसको क्या नाम दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना इसको। तो आप यहाँ पर 2,000 लिखोगे P&L अकाउंट में, क्या लिखोगे, $2,000 लिखोगे। तो कुछ ना कुछ तो नाम दोगे ना इसका, क्या नाम दोगे, इसका नाम हमने दे दिया डेप्रिसिएशन। क्या नाम दे दिया इसका हमने, डेप्रिसिएशन नाम दे दिया इसका। इसी को आप SLM मेथड बोलते थे, क्या बोलते थे, SLM मेथड बोलते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज हम केवल एक मेथड से नहीं कर सकते, हम डिफरेंट मैनर में कर सकते हैं। अपने बिजनेस के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस असेट्स से किस टाइप से बेनिफिट मिल रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि सर हमें इस प्लांट एंड मशीनरी का जो यूज करके ना बेनिफिट एक जैसे नहीं मिलते, हर साल एक जैसे नहीं मिलता। ये प्लांट एंड मशीनरी है ना, इनिशियल ईयर्स में ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो इससे जो बेनिफिट है हमें इनिशियल ईयर्स में ज्यादा मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, आउटपुट कैपेसिटी है ना, आउटपुट कितना देने वाली ये मशीन, ये मशीन हमें बना के देगी फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट, कितनी, 10,000 यूनिट हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में कितना कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ, यूनिट्स वाला कॉलम साइड में कर देते हैं, 10,000 यूनिट्स। सेकेंड ईयर में कितना प्रोडक्शन करके देगी, 8,000 यूनिट्स। फिर कितना करके देगी, 6,000 यूनिट। फिर 4,000। फिर हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगी, फिर ये 4,000 के नीचे हम जा नहीं सकते, तो हम क्या कर देंगे, इसको सेल कर देंगे, ऐसा हमने पहले ही सोच लिया है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी इंटायर लाइफ में इसने कितना प्रोडक्शन करके देना है। इसकी पूरी लाइफ में ये 28,000 यूनिट प्रोड्यूस करके देगी, कितनी, 28,000 यूनिट प्रोड्यूस करके देगी। यानी कि अब आप ध्यान से देखो, इससे बेनिफिट कैसे मिल रहे हैं हमको, इवन बेनिफिट मिल रहे हैं क्या, नहीं, हमें अनइवन बेनिफिट मिल रहे हैं, हर साल अलग अलग बेनिफिट मिल रहे हैं। तो लेकिन अगर इसका पैटर्न देखा जाए, क्या क्या देखा जाए, इसका पैटर्न देखा जाए, तो पैटर्न कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न है।
फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, फिर उससे कम मिला, फिर कम मिला, तो आप एक्सपेंसेस भी क्या करोगे? देखो, इस मशीन का यूज करके आपने इनिशियल ईयर में ज्यादा बेनिफिट ले लिए, फिर बाद वाले ईयर्स में आप कम बेनिफिट लोगे, तो आपको एक्सपेंसेस भी कैसे बुक करना चाहिए? सिस्टमेटिक अलोकेशन। सिस्टमेटिक अलोकेशन मतलब उसी प्रोपोर्शन में आपको एक्सपेंसेस भी बुक करना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में आपको इनकम हो रही है। तो आपको इनकम किस प्रोपोर्शन में हो रही है? आपको इनकम इस प्रोपोर्शन में हो रही है। तो कोई स्टूडेंट यहां पर कैलकुलेट करना चाहेगा कि कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा? चलिए आप ट्राई करिए, मैं आपको टाइम देता हूं इसको कैलकुलेट करने का, कि आप अपना भी क्या लगाओ, अपना लॉजिक यहां पर अप्लाइड करो। मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। क्या बताना है आपको यहाँ पर, कि आपको इस असेट्स से, इस प्लांट एंड मशीनरी से बेनिफिट कैसे मिल रहे हैं? अनइवन बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी कि आपको देखो बेनिफिट कैसे मिल रहे हैं। ये मशीन आपको आउटपुट कितना देने वाली है? फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट का आउटपुट देगी, फिर आपको 8,000 का देगी, फिर 6,000 का देगी, फिर 4,000 का आउटपुट देगी। यानी कि आपको बेनिफिट कैसे मिल रहे हैं? बेनिफिट हर साल एक जैसे नहीं मिल रहे। जब आपको हर साल एक जैसे बेनिफिट मिलते हैं ना, तब आप एसएलएम मेथड लगा देते हो। यानी कि आप ये बोलना चाहते हो कि आपकी 10,000 की मशीनरी है, उसे $2,000 तो एस्टिमेटेड रेसिजुअल वैल्यू है, यानी कि $8,000 का ही आपका एक्सपेंसेस हुआ। तो आपने क्या करा, इसको सिस्टमेटिकली अलोकेट कर दिया, $2,000 हर साल आपने बुक कर दिया, तो आप पीएनएल में कितना ले जा रहे हो? 2,000 ले जा रहे हो। लेकिन जब आपको बेनिफिट कैसे मिले? अनइवन बेनिफिट मिले, यानी कि हर साल कुछ अलग अलग बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये आपने सोचा ना, आपका बिजनेस है, आप सोचोगे, तो आपने यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया, आपके मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन लगाया कि आपको कैसे बेनिफिट होने वाले इससे, इस मशीन का यूज करके आप आउटपुट इतना निकालने वाले हो हर साल। ठीक, तो कितना आउटपुट ले लोगे इस मशीन से? 28,000 का आउटपुट ले लोगे आप पूरे एंटायर लाइफ में इसके। तो हमें डेप्रिसिएशन कितना बुक करना चाहिए फिर? फर्स्ट ईयर में कितना करना चाहिए हमें बुक? डिक्रीज ऑर्डर में डेप्रिसिएट होगा असेट्स का, ठीक है ना, लेकिन अमाउंट कितनी होगी? तो चलो निकालते हैं। अमाउंट निकालना बहुत आसान है। देखो, आपको बेनिफिट, ये जो 8,000 का एक्सपेंसेस है, कितने साल में बुक करना है आपको? 4 साल में बुक करना है। कितने? 4 साल में। 4 साल में कितना प्रोडक्शन होने वाला है? 28,000 का प्रोडक्शन होने वाला है। तो आपका 8,000 डिवाइडेड बाय 28,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट ईयर में कितना बेनिफिट ले पा रहे हो आप? 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दोगे आप इससे, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 2,857 डॉलर। कितना डेप्रिसिएशन बुक करोगे फर्स्ट ईयर में? 2,857। अल्टीमेटली करना क्या हमको? 4 साल में देखो, हमको 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पीएनएल में। तो फर्स्ट ईयर में कितना करा? ये करा हमने। सेकेंड ईयर में कितना करें? चलो निकाल लेते हैं। थर्ड ईयर में टोटल आपका मैच करेगा हमेशा, 8,000 ही आएगा इसका टोटल। लगा लें यही फॉर्मूला। चलो एक बार और करता हूँ। 8,000 आपको टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है। हमने क्या निकाला? डेप्रिसिएबल अमाउंट $8,000, यही आपको पीएनएल में ले जाना है। लेकिन आप पहले साल में नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि आपको बेनिफिट 4 साल तक मिलेंगे। डिवाइडेड बाय 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। सेकेंड ईयर में कितना बेनिफिट ले रहे हो? 8,000 आउटपुट निकालोगे इस मशीन से। थर्ड ईयर में भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं। थर्ड ईयर में कितना बेनिफिट उठाओगे इसका? 6,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगी मशीन। फोर्थ ईयर में ये 4,000 कर पाएगी। तो टोटल कितना हो गया? अगर आप देखोगे, टोटल हो गया $8,000 ऑन द बैलेंस वैल्यू। देखो, रेट की बात ही नहीं कर रहे हम, है ना, हम क्या कर रहे हैं? सिस्टमेटिक अलोकेशन कर रहे हैं। आप जिस प्रोपोर्शन में इसका बेनिफिट लोगे ना मशीन, उस प्रोपोर्शन में आपका डेप्रिसिएशन लगता है। अब आप ये बोल रहे हो सर नहीं, हम तो आर्स के बेसिस पर निकालना चाहते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना चाहते हैं? आर्स के बेसिस पर निकालना चाहते हैं, कि कितने घंटे आप यूज करोगे इस मशीन को, उस मशीन के घंटे के आवर्स के हिसाब से निकालना चाहते हैं। चलो चेंज कर देते हैं एग्जांपल। आपका एग्जांपल आउटपुट की जगह अब हो गया आर्स। क्या हो गया? आप आर्स। आप एस्टिमेट कर पा रहे हो कि ये जो मशीन है शुरुआत में क्या करेगी? ज्यादा आवर्स हम इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि नई नई मशीन है, तो ज्यादा यूज कर सकते हैं हम इसको। तो 10,000 आवर्स हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर कितना कर सकते हैं? सेकेंड ईयर इसकी कैपेसिटी क्या होगी? रिड्यूस होते जाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि 6,000 आवर्स ही क्या करेगी? यूज कर पाएंगे। थर्ड ईयर में कितना यूज कर पाएंगे? 4,000 आवर्स ही यूज कर पाएंगे। और लास्ट में हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैचिंग थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। 6,000
यहाँ पर कर लेते हैं 8000 है ना, ताकि राउंड फिगर ना आए कुछ। लास्ट में हमने 2000 क्या करा यहाँ पर, आरसी यूज करने का एस्टिमेशन लगाया। ये क्या कर रहे हो आप, एस्टिमेशन कर रहे हो कि आप इतने घंटे यूज करोगे मशीन का इस रेशो में, ठीक। तो आपने क्या करा, मशीन का यूज किया, टोटल आपने एस्टिमेशन क्या लगाया कि आपने 20,000 आवर्स यूज करना है इस मशीन को। तो आप क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन पर आवर निकालोगे ना, कि एक घंटे का डेप्रिसिएशन कितना हुआ। तो आप क्या कर दोगे, फर्स्ट ईयर का निकालना है तो 8000 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। तो सिंपल सी बात हुई, आपको 8000 का डेप्रिसिएशन लगाना है ना, पीएनएल में क्या ले जाना है आपको, $8000 की अमाउंट ले जाना है। डिवाइडेड कर दो किससे, 20,000, और मल्टीप्लाइड किससे कर दो। जैसे ये डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या निकला, ये आपका एक घंटे का डेप्रिसिएशन निकला। कितने घंटे का, एक घंटे का डेप्रिसिएशन निकला। अगर आप मशीन को यूज कर रहे हो फर्स्ट ईयर में कितने घंटे, 8000 आवर्स, तो आपका क्या निकल के आएगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 3200। सेकेंड ईयर का कितना निकलेगा, बस ऐसे ही लगाते जाओ, फॉर्मूला फिट कर देते हैं हम। तो सेकेंड ईयर में कितना निकलेगा, सेकेंड ईयर में मल्टीप्लाइड कर दो 6000 से। थर्ड ईयर में टोटल हमेशा 8000 आएगा, क्योंकि उतना ही तो हमें डेप्रिस पीएनएल में ले जाना है, उससे ज्यादा तो ले ही नहीं जा सकते। $8000। चलिए, तो ये आपका डेप्रिसिएशन इस टाइप से कैलकुलेट होता है। यानी कि जो आपकी एसएलएम मेथड बनी है, जो आपकी डब्ल्यूडीवी मेथड बनी है, ये किस बेसिस पर बनी है आपकी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आप, एक बिजनेसमैन क्या सोचता है जब डब्ल्यूडीवी के बारे में सोचता है, तो डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो वो सोचता है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी, इससे बेनिफिट हमें हर साल एक जैसे नहीं मिलेंगे, डिक्रीज होते जाएंगे इससे बेनिफिट। तो वो क्या लगाता है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर डेप्रिसिएशन लगाता है, कि फर्स्ट ईयर 20% क्या लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसका मतलब है, ये वो बोलना चाहता है कि 20% बेनिफिट मिलेंगे मुझे इस प्लांट एंड मशीनरी से फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 20% मिलेंगे, लेकिन रिड्यूसिंग अमाउंट पर। यानी कि अल्टीमेटली वो अपने बेनिफिट रिड्यूस कर रहा है। वो आपको बताता नहीं है इस टाइप से, लेकिन वो क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि इस प्लांट एंड मशीनरी से बेनिफिट हमें इवनली बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अनइवन बेनिफिट मिलेंगे। तो उस केस में हम क्या यूज करते थे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते थे। जब आपको इवन बेनिफिट मिले तो आप क्या करते हो, आप एसएलएम मेथड, उसको नाम आपने दे दिया कि इसको हम एसएलएम बोलेंगे, उसको हम डब्ल्यूडीवी मेथड बोलेंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर्स के बेसिस पे करना है, आर्स के बेसिस पे कर दो। यूनिट्स के बेसिस पे करना है, यूनिट्स के बेसिस पे कर दो। और भी कोई बेसिस हो आपका तो उस बेसिस पर आप कर सकते हो। ये आपका बिजनेस है, आपकी चॉइस है कि आपका डेप्रिसिएशन कितना निकल रहा है, मतलब आपका एस्टिमेशन क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट क्या एस्टिमेट कर पा रहा है, ठीक। अब बात करते हैं हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। आपने क्या एस्टिमेशन लगाया कि $2000 आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको $2000 नहीं मिले जिस टाइम आप सेल करने जाओगे, तो क्या होगा उस टाइम पर। ये बात भी समझने वाली है। चलो मैं इसको पहले डेप्रिसिएशन को वापस से ले आता हूँ। देखो, इस सिचुएशन को हम कंसिडर करते हुए चलते हैं। आपने क्या सोचा, $2000 मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने मनी स्पेंड कितना किया था, $10,000, उसमें से 2000 आपकी एक्सपेक्टेशन थी। यानी कि आपने पीएनएल में कितना ले गए हर साल, मतलब टोटल कितना ले गए आज तक पीएनएल में, 8000 पीएनएल में ले जा चुके हो आप, ठीक है ना, एक्सपेंसेस बुक कर लिया। अब मान के चलो ये $2000 आपको नहीं मिले, आपको कितना मिले, आपको सपोज डेट सेल करने पर आपको ओनली 1500 मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने सोचा था 2000 में सेल हो जाएगी ये, लेकिन 1500 में सेल हो रही है। मतलब क्या हुआ इसका, $500 का आपको लॉस हुआ। आप ऐसा ही बोलते हो ना, कि आपने $500 का यहां पर क्या करा, आपको लॉस हुआ यहां पर। आप इसको पीएनएल में ले जाते थे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप लॉजिकली देखो ना, तो ये 500 क्या है पता है, अंडर डेप्रिसिएशन है। मतलब आपने इतना $500 का डेप्रिसिएशन कम लगाया है। अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, अगर मैं इसको, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअली, अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है ये। कितना अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है, आपका सॉल्वेज वैल्यू क्या था, एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं, $2000 था। यानी कि $500 आपने कम चार्ज किया। अगर ये $500 आप चार्ज कर देते ना, तो आपका यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता। कैसे, जरा प्रूफ प्रूफ करके देखते हैं जरा इसको। आपने गलत एस्टिमेशन लगाया है ना,
तो हम इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने गलत एस्टिमेशन लगाया है। वो तो फ्यूचर में जाके पता चला ना कि सेल 1500 में भी। तो क्या हम पीछे जाके करेक्ट कर ले? क्या सारे फिगर्स को करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसको 500 को चार्ज कर देते हैं P&L में सीधे से। तो ये अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है आपका कितना, 500, जिसको आप लॉस बोलते हो। मान के चलो अगर आपने यहाँ पर एस्टिमेशन करेक्ट किया होता, मतलब जो एक्चुअल में हो रहा है, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना जाता P&L में? आपका डेप्रिसिएशन जाता P&L में 8500। कितना जाता? 8500, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना निकल के आता? 10,000 माइनस 1500। तो 8500 आप क्या ले जाते? P&L में ले जाते। कैसे निकालते? अब यहाँ पर आप 8000 की जगह 8500 लेते। तो आपने क्या करा यहाँ पर, करेक्ट डेप्रिसिएशन अगर लगाते तो आपका कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, है ना। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं मैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉस नाम दे देते हैं, और इसको P&L में चार्ज कर देते हैं ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक। लेकिन अगर सपोज डेट, अगर आपने ये सेल्स करी होती कितने में, अगर आपने सेल्स करी होती ये 3000 में सेल्स करी होती, कितने में करी होती? 3000 में सेल करी होती। चलिए वापस आ जाते हैं प्रीवियस पे। आपने सोचा था 2000 स्क्रैप वैल्यू, लेकिन आप सेल कितने में कर रहे हो? 3000 में सेल कर रहे हो, यानी कि $1000 ज्यादा में सेल कर रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस $1000 का मतलब क्या हुआ, जिसको आप प्रॉफिट बोलते हो? क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक ना। इसका मतलब पता है क्या होता है? एक्सेस चार्ज डेप्रिसिएशन। एक्सेस चार्ज डेप्रिसिएशन, जिसको आप प्रॉफिट नाम देते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है। कैसे? समझो इसको। आपने P&L में कितना ले गए? आप 8000 ले गए, जबकि आपको ले जाना कितना चाहिए था? आपको ओनली 7000 ही P&L में ले जाना था, लेकिन आप कितना ले गए? आप 8000 ले गए, यानी कि आपने $1000 ज्यादा चार्ज कर दिया P&L में पिछले सालों में। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब P&L को क्रेडिट कर रहे हो 1000 से, यानी कि आपका एस्टिमेशन की वजह से क्या हुआ था? आपने P&L को ज्यादा चार्ज कर दिया था। एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू डिसाइड आप कैसे करोगे? आप रूटीन लाइफ में करते हो। आप एक मोबाइल परचेस करके लेके आए आज, iPhone 13 Pro। आप आज iPhone लेके आ रहे हो 13 Pro, ठीक है। क्या सोच के ला रहे हो? कितने ईयर तक इसको यूज करोगे? सोचिए जरा, बताइए मुझे, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। कुछ तो सोचते हो ना जब आप मोबाइल परचेस करते हो, कितने ईयर तक यूज करोगे? क्या आप ऐसा कभी अंदाजा लगाते हो? एस्टिमेशन लगाते हो ऐसा? बिल्कुल लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप इन्फिनाइट ईयर तक इसको यूज करने वाले हो। कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में प्लानिंग चलती है कि आप इस मोबाइल को एटलीस्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स तो यूज करोगे ही करोगे। प्राइस ऑलवेज फ्लक्चुएट करता है। हाँ नहीं, प्राइस तो ठीक है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, जब आप एक मोबाइल परचेस करके लेके आए, सपोज दैट आप एक मोबाइल आज परचेस करके ला रहे हो, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कितने ईयर तक यूज करोगे, तो आपने सोचा कि सपोज दैट 4 ईयर तक यूज करोगे, ठीक है ना। मोबाइल आप एक बिजनेस में मोबाइल लेके आ गए, तो आपने क्या सोचा? 4 साल तक यूज करेगा मेरा एम्प्लॉय, और फिर मैं इसको सेल करके नई टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल लेके आऊंगा। 4G मोबाइल है, 5G लेके आऊंगा, 6G आएगा, 7G आएगा। तो आप टेक्नोलॉजी अपडेट करते जाओगे, तो आप क्या करोगे? उसको इन्फिनाइट ईयर तक यूज नहीं करोगे, ठीक। तो आपने क्या सोची यहाँ पर? आपने सोची कि यहाँ पर यूजफुल लाइफ, एक और चीज का एस्टिमेशन लगाओगे। अब वो कैसे लगाओगे? आपने जब ये सोच लिया कि आप इसको 4 साल बाद सेल करोगे, तो 4 साल बाद कितने में सेल करोगे, ये भी तो एस्टिमेशन लगाओगे ना। तो आप आपको पता है कि मार्केट में 4 साल यूज करने के बाद कोई मोबाइल सेल हो रहा है मार्केट में, वो तो कितने में हो रहा है? आप अगर सेकेंड हैंड मोबाइल लेने जाओगे, जिसको 4 साल हो गए यूज करे हुए, वो कितने में सेल हो रहा है? आप कितने में उसको परचेस कर पा रहे हो? बस यही आपकी क्या है? एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू। तो हमें पता होता है, एक बिजनेसमैन को पता होता है कि ये प्लांट एंड मशीनरी जब डिस्कार्ड करेंगे तो कितने में सेल हो सकती है। कोई हम एक्चुअल में फिगर आउट नहीं कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं। हमारे एस्टिमेशन क्या हो सकते हैं? गलत भी हुआ तो क्या दिक्कत है?
मतलब पूरा खेल किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। आपने या तो अंडर चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन या ओवर चार्ज कर दिया, इसकी वजह से क्या होगा, तो आपने जब अंडर चार्ज या ओवर चार्ज किया हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, तो आप उसको रेक्टिफाइड कर रहे हो कब, जब आप सेल कर रहे हो। आपको नहीं पता, आप प्लांट एंड मशीनरी का एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, जीरो ले लो। आपको लग रहा है ये प्लांट एंड मशीनरी मार्केट में सेकंड हैंड सेल नहीं हो पा रही और हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे, एस्टिमेशन नहीं लगा पा रहे, जीरो ले लो। डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, जब सेल हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा कि कितने में सेल हो रहा है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपने ज्यादा लगा दिया क्या। देखो जब जीरो ले लोगे तो आप क्या करोगे, $10,000 पीएनएल में पहुंचा दोगे, यानी कि सेल्स के टाइम पर आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो उसका वो क्या होगा, आपका आपका वो होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो आपकी पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या कर रहा है ये, पीएनएल में क्रेडिट करने से हम ये कर रहे हैं कि देखो इसका मीनिंग समझो, डेप्रिसिएशन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 आपने डेप्रिसिएशन लगाया, कितना कितना लगाया, ये हमारी लिस्ट थी, आपने डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक, $8,000 का डेप्रिसिएशन लगा, लेकिन आपने सेल करके कितने ले लिए, इससे असेट्स से $3,000 ले लिए। इट मींस आपकी रिकवरी कितनी हुई कॉस्ट की, 3,000 रिकवर हो गए, यानी कि $7,000 का एक्सपेंसेस बुक होना चाहिए था, लेकिन आपने 8,000 कर दिया। चलो फिर फोर्थ ईयर में क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 1,000 को क्रेडिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली देखो इंपैक्ट क्या हुआ इसका, अल्टीमेटली इंपैक्ट हुआ कि $7,000 का ही डेप्रिसिएशन बुक हुआ, यानी कि $7 का ही आपका एक्सपेंसेस हुआ, 3,000 तो डॉलर आपको वापस मिल गए, आपका खर्चा ही नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया इन दोनों पॉइंट का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो हमने कैलकुलेशन समझा, हम इसकी अकाउंटिंग को समझेंगे। तो अकाउंटिंग कैसे होगी इसकी, अकाउंटिंग बहुत इजी है, हमारा चैप्टर नंबर 1, बस उसी कॉन्सेप्ट पर काम करना है हमें। डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट, चलो हम एसएलएम मेथड वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। 2000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये क्या है, ईयर्स है, ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना, 2000, सेकंड ईयर में 2000, थर्ड ईयर में 2000, फोर्थ ईयर में 2000। क्या एंट्री पास करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे आप असेट्स अकाउंट करोगे, नहीं असेट्स अकाउंट आप ट्वेल्थ में करते थे, ठीक है ना। असेट्स अकाउंट आपको नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, आपको एक्यूमुलेटेड मेथड यूज करना है। क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज करना है। आप ट्वेल्थ में भी पढ़ते थे इस मेथड को, कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को ओरिजिनल प्राइस, उसकी बैलेंस शीट में ओरिजिनल प्राइस पर रखना चाहते हो, यानी कि हिस्टोरिकल प्राइस पर मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड का यूज करते हो। तो अभी हमें वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, ये कहाँ जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्रेडिट क्या करोगे, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है, क्या करना है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, मतलब क्या करा मैंने, पता है, मैंने टेम्पररी अकाउंट ओपन कर लिया, मैंने असेट्स अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इस अकाउंट का बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये कहां जाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहां जाते हैं, चलिए बताइए, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा इसका, मतलब क्या होगा, समझो इसका इंपैक्ट। हर साल इसमें $2,000 क्या होंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, $2,000 एक्यूमुलेट होते जाएंगे, यानी कि इसका बैलेंस कितना होते जाएगा, 2000 से बढ़ेगा। अगर मैं बैलेंस बताऊं इस एक्यूमुलेटेड अकाउंट का, तो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस कितना होगा, बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट $2,000 का बैलेंस होगा। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा बैलेंस, 4,000, 6,000, 8,000। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, इस पर आज की डेट तक, यानी कि ईयर 1 के एंड तक $2,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। सेकेंड ईयर के एंड तक $4,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। थर्ड ईयर के एंड तक हम बोल रहे हैं कि इस प्लांट एंड मशीनरी पर $6,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। फोर्थ ईयर के एंड में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 8,000 का आज की डेट तक डेप्रिसिएशन लग चुका है। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस अकाउंट में कितना बैलेंस एक्यूमुलेट हो चुका है। तो कितना एक्यूमुलेट हो चुका है, 8,000 का बैलेंस एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है ना। इसका बैलेंस कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। चलो बताओ जरा, ये क्रेडिट बैलेंस आपके बैलेंस शीट में कहां जाएगा, असेट साइड में जाएगा या लाइबिलिटी साइड में जाएगा, सोच के बताना अच्छे से। ये हमने
लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था आपसे असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में। इसका बैलेंस कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा या लाइबिलिटी साइड में जाएगा? है क्रेडिट बैलेंस। तो देखो असेट साइड में क्या जाता है बैलेंस शीट के, वापस से समझना, असेट साइड में क्या जाता है बैलेंस शीट के? डेबिट बैलेंस से जाते हैं। क्या जाते हैं? डेबिट बैलेंस से जाते हैं असेट साइड में। यस, सभी बोल रहे हैं असेट साइड में जाएगा, लेकिन असेट साइड में पता है ये रिड्यूस कर देगा आपके असेट्स की वैल्यू को। क्या कर देगा? आपके असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। जब आप असेट साइड बनाओगे तो असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे, है ना? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितनी? $10,000 है। कितनी है? $10,000। हिस्टोरिकल वैल्यू कितनी है? $10,000। आप क्या दिखाओगे यहां से? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पर आप माइनस करके दिखाओगे कितना? $8,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आज आपके असेट्स की वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट कितनी बची है? $2,000 बची है। तो इसका बैलेंस क्या था? क्रेडिट था। लेकिन आप इसको क्रेडिट लाइबिलिटी साइड नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है। मैंने आपको प्रोविजंस और उसमें अंतर बताया था, अक्रूवल्स में, है ना? जब मैं वो बेड डेट्स पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था कि उसको प्रोविजन नहीं बोलना, हमें अलाउंसेस बोलना है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए आपने इसको लाइबिलिटी साइड नहीं लिखा, है ना? आपको भले ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया होगा कि हम इसको यहां से माइनस क्यों करते थे, हम इसको लाइबिलिटी में क्यों नहीं लिखते हैं, जबकि इसका बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट दिखेगा और क्रेडिट वाली चीजें कहां जाती है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाती है ना? तो इसका इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये आपका लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है, ये आपके असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने वाला अकाउंट है। चलिए, तो हमने क्या करा यहाँ पर? ये इसके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड किया कि इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? असेट साइड में आपके असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करके आपको शो करना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर हमने अकाउंटिंग एंट्री भी समझी। अब जब आप इस असेट्स को सेल करने जाते हो ना, तो एक डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हो। क्या बनाते हो? एक डिस्पोजल अकाउंट बनाते हो। वो डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है वो भी समझते हैं। डिस्पोजल अकाउंट, आप बिजनेस में बहुत सारी असेट्स परचेज करते रहते हो, सेल करते रहते हो, ऑन अ रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है एक बिजनेस में, है ना? बहुत सारी असेट्स आती है, बहुत सारी असेट्स जाती है। तो आप क्या करते हो? इन सारी चीजों के लिए आप एक अकाउंट बना लेते हो, है ना? जब भी आप डिस्पोज ऑफ करते हो कोई असेट्स, तो उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हो, यानी कि डिस्कार्ड करोगे, अपनी असेट्स को सेल करोगे, तो आप इस अकाउंट में वो सारा ट्रीटमेंट करोगे। क्या करोगे? इस अकाउंट में सारा ट्रीटमेंट करने वाले हो। जनरली आप क्या करते थे पहले? विदाउट डिस्पोजल आप क्या करोगे एंट्री में, वो बता देता हूं पहले। सपोज दैट ये असेट सेल कर रहे हैं, हम $2,000 में सेल कर रहे हैं, है ना? $2,000 के असेट से $2,000 में सेल कर रहे हैं, मतलब जितना हमने सोचा था उतने में सेल हो रही। तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। आप डेबिट करोगे। क्रेडिट क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट करोगे आप, सॉरी, एक डेबिट करना है आपको, एक क्रेडिट करना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपके बुक में कितनी वैल्यू पर है, ध्यान से समझना। हमने कभी भी डेप्रिसिएशन की एंट्री ऐसे नहीं करी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। इट मींस आपके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमने कम करी नहीं। $10,000 पर आपने मशीन परचेज करी थी, वो $10,000 पर आज भी है। तो यहां पर जब आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बैलेंस देखोगे तो वो कितना दिखेगा आपको? $10,000 दिखेगा। कितना? तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, ये असेट्स आपके पास से जारी है। लेकिन वो $10,000 की है क्या? नहीं, इस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा कि आज की डेट तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया इस अकाउंट को। देखो इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट थे ना, तो अब हम इस अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। अब इस अकाउंट का हमारा कोई काम नहीं है, खत्म हो गया इसका काम। हम डिस्कार्ड कर रहे हैं इस असेट्स को।
तो इससे रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन है वो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ डेबिट कर दिया। तो आप नट शेल में देखोगे तो इसका वैल्यू कितना बचा, ओनली $2000 बचा। अब $2000 बचा और उतने में सेल कर रहे हैं क्या, हाँ उतने में ही सेल कर रहे हैं। तो कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या, नहीं, कोई नहीं हो रहा। तो ये अकाउंटिंग एंट्री बन गई हमारी। चलो अब आपका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर हम इसको कम में सेल करें या ज्यादा में सेल करें तो क्या होगा। चलो दोनों सिचुएशन देख लेते हैं। अगर आप इसको सेल करते हो कितने में, $3000 में, तो क्या इंपैक्ट होगा। मतलब आपने $2000 के असेट्स को कितने में सेल कर दिया, 3000 में सेल कर दिया, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या करोगे, प्रॉफिट को क्रेडिट करोगे, कितने से, 1000 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ये 2000 की असेट्स हमारे बुक्स में है, अगर ये कितने में सेल हो जाती, अगर ये ओनली $1500 में सेल होगी तो क्या एंट्री पास होगी, फिर आपको कितने मिलेंगे, $1500 मिलेंगे। यानी कि आपको लॉस हुआ क्या, यहाँ पर बिल्कुल लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, $500 का लॉस हुआ। तो क्या कर दोगे, P&L को डेबिट कर दो। P&L अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, $500 के अमाउंट से, बस। ये इतनी सिंपल अकाउंटिंग एंट्री है। एक अकाउंटिंग एंट्री अगर सही कर दी तो सारी उससे लिंक है। चलो अब आती है डिस्पोजल की बात। अभी ये जो हमने 3 अकाउंटिंग एंट्री करी है, यही चीज हम डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू भी करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, डिस्पोजल। जब बहुत फ्रिक्वेंटली, हम क्यों यूज करते हैं डिस्पोजल अकाउंट, जब बहुत फ्रिक्वेंटली क्या होती है हमारे यहाँ पर असेट्स परचेस और सेल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को वेल मैनेज्ड करने के लिए हम एक डिफरेंट अकाउंट का यूज करते हैं, कॉल्ड इज डेप्रिस डिस्पोजल अकाउंट। क्या उसके बिना भी काम चल रहा था, हाँ उसके बिना भी काम चल रहा था। ये देखो हमने अकाउंटिंग एंट्री करी, ये अकाउंटिंग एंट्री कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी, एक्युमुलेटेड में, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हमारा काम एकदम नीट और क्लियर हो, इसके लिए हमें सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेस पर मिल जाए। एक ऐसा अकाउंट बना ले जिसमें असेट्स सेल हो रही है, कितने में सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा पता चल जाए हमें। तो हम क्या बना लेते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। चलो तो मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ और उसकी एंट्री क्या होगी वो भी हम देखेंगे। डिस्पोजल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए दो चीज आ गई सारी, है ना, शॉर्ट फॉर्मेट बनाया हमने लेजर अकाउंट का। अब ये डिस्पोजल अकाउंट कुछ नहीं है, आपका असेट्स अकाउंट ही होता है। असेट्स अकाउंट ही है ये, कोई अलग अकाउंट नहीं है। नाम क्या दे रहे हैं हम इसको, डिस्पोजल अकाउंट दे रहे हैं। अब होता क्या है, जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसको हम पूरा की पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में। तो कितने अमाउंट की आपकी प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि आपके आपके अगर बिजनेस में देखा जाए तो बहुत सारी एसेट्स होगी, बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी होगी। तो जो प्लांट एंड मशीनरी जा रही है उसके अकाउंट को आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, कहाँ पर, डिस्पोजल अकाउंट में। तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किस अमाउंट से, जितनी कॉस्ट की वो मशीन है। तो $10,000 की मशीन है, तो हमने क्या एंट्री पास करी, एंट्री बताता हूं मैं, पहले लेजर में इंपैक्ट डाल देता हूं। तो डिस्पोजल अकाउंट में देखो आपकी चीज आ गई, $10,000 की क्या आ गई, मशीनरी आ गई। तो पर्टिकुलर में आपने लिख दिया कि क्या आ रहा है आपके पास, प्लांटेड मशीनरी आएगा। प्लांटेड मशीनरी $10,000 का आ रहा है, ठीक है। आप इसको सेल कर रहे हो, कितने में सेल कर रहे हो, इस प्लांटेड मशीनरी को $2,000 में सेल कर रहे हो। तो क्या आएगा आपके पास, $2,000 आएंगे आपके पास। तो आपने क्या बोला यहाँ पर, $2,000 आपने क्रेडिट कर दिए, कैश आया आपके पास कितना, $2,000। इस प्लांटेड मशीन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो आपने बोला कि इससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है $8,000। आपने बैलेंसिंग करा, टोटलिंग लगाया इसका, तो टोटलिंग कितना आ रहा है, $10,000 इधर भी आ रहा है, 10,000 इधर भी आ रहा है। कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या, नहीं। लॉस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्या अकाउंटिंग एंट्री बनेगी इसकी, एकदम सिंपल सी अकाउंटिंग एंट्री है। अब मैं कंपैरिजन करा रहा हूं पहले वाली एंट्री और इसमें, डिस्पोजल में क्या एंट्री होगी।
ये मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले डिस्पोजल वाला ये पार्ट है। कैश आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। कितना कैश? $2000 का कैश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमने क्या करा? हमने पहले प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में। चलो उसकी भी एंट्री बता देता हूं। आपने क्या करा? सबसे पहले आपने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब डिस्पोजल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर कर दिया? जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी थी वो ट्रांसफर कर दी। कितने की थी? $10,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, मतलब जीरो हो गया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका बैलेंस से जीरो हो गया, यानी कि आपके बुक से अब वो प्लांट एंड मशीनरी हट गया। कहाँ चला गया? सीधा पूरा की पूरा वो चला गया आपके डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया ना, ठीक है। तो आप जब सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। इससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 8,000। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर एक डिफरेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अगर डिफरेंट अकाउंट ओपन नहीं करते तो इसी अकाउंट का नाम क्या होता? प्लांट एंड मशीनरी होता। दैट्स इट। आप अगर अकाउंटिंग एंट्री देख पा रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने पहले डिस्पोजल में ट्रांसफर करी, फिर डिस्पोजल से यहाँ पर सेल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है बेनिफिट? यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है। क्या मिल जाती है? कि ये पर्टिकुलर असेट्स कितने में सेल हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या थी, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, ये सारी पिक्चर आपको मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ काम क्या होता है? हमारा सेल्स का ही काम होता है, डिस्पोजल का ही काम होता है। रिवर्सल ऑफ डिस्पोजल, रिवर्सल क्यों करेंगे हम? यहाँ तो हमने देखो ये क्या हुआ एक्चुअल में, ये आपका प्लान, इसको हमने, ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपकी सेल हो रही है ना, तो सबसे पहले हमने इसको डिस्पोजल में पहुंचा दिया, तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी जीरो हो गई। लेकिन एक नया अकाउंट ओपन हो गया ना आपकी बुक्स में, जिसका नाम है डिस्पोजल अकाउंट। मतलब ये डिस्पोजल अकाउंट किसके लिए? डिस्पोजल अकाउंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, आप ऐसा बोल सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी नंबर 1, नंबर 2, ऐसा नाम दे सकते हो इसको। तो आपने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया। चलो अगर आप प्रॉफिट पर सेल करोगे तो क्या होगा फिर, वो भी देख लेते हैं। आपने अगर प्रॉफिट पर सेल करा होता, 2000 में सेल ना करते, आपने कितने में करा होता? ये आपने ये करा होता, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहां पर ले लेते हैं। आपने सेल करा होता 3000 में। कितने में करा होता? 3000 में। तो क्या आता है यहाँ पर आपके पास? देखो फर्स्ट एंट्री तो वही होती ट्रांसफर करने की। सेकंड में क्या होता? कैश कितना आता आपके पास? 3000। तो आपको क्या हो रहा होता है यहाँ पर? प्रॉफिट हो रहा होता। क्या हो रहा होता? प्रॉफिट हो रहा होता। कितना प्रॉफिट आता? $1000 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट आता। तो आप यहाँ पर लेजर में क्या पोस्टिंग करोगे? लेजर में आप यहाँ पर पोस्टिंग करोगे, देखो क्या आया आपके पास? $3000 का यहाँ पर कैश आया, ठीक है। 12,000 आ गया। यहाँ पर क्या करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? मैं आपको लेजर भी बताते जा रहा हूँ, यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री भी बताते जाऊंगा। 11,000 आपका यहाँ पर क्या हो गया? टोटल आपका ये हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या कर दिया? 1000 ट्रांसफर कर दी। तो आप यहाँ पर देखो, आपके पास डिस्पोजल अकाउंट में थे कितने? ओनली $10,000 थे। लेकिन ये सेल कितने में हो रहा है? ये कैश आपको $3,000 मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर? 8,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो आपको एंट्री अब देखो कैसे करना पड़ेगी, है ना, वो समझो। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप सबसे पहले क्या करो, ये आपने क्या करा? डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया। सेकंड एंट्री कर दो सेल करने की। कितने में सेल हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इस टाइप से एंट्री करोगे, कभी गलती नहीं होगी। एक एक स्टेप में करो। कैश अकाउंट आएगा आपके पास, मैंने अभी कंबाइंड एंट्री करके बताई थी आपको। $3,000 क्रेडिट करोगे क्या? डिस्पोजल अकाउंट, $3,000। ये कैश की एंट्री आ गई, मतलब सेल करने की। फिर एक एंट्री करोगे किसकी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे आपने यहाँ पर प्लांटेड मशीनरी ट्रांसफर करी डिस्पोजल में, वैसे ही आप क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो ट्रांसफर करोगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्पोजल अकाउंट में आपने क्या कर दिया? यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया। कितना? $8,000।
तो ये हो गया आपका ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, अब आपका बैलेंसिंग क्या निकला, $1000 का प्रॉफिट हो रहा ना, क्या एंट्री पास करोगे? आप ध्यान से देखो, डिस्पोजल अकाउंट आपका $10,000 से डेबिट था, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। क्रेडिट कितने से हो गया? 3000, 1000, यानी कि 1000 से ज्यादा क्रेडिट हुआ ना। डेबिट कितना है? 10,000 से। क्रेडिट कितना है? 11,000 से, यानी कि 1000 से डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो जाके नील हो पाएगा ये। तो आप क्या करोगे? डिस्पोजल। यानी कि देखो, प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट मतलब क्रेडिट। पीएनएल क्रेडिट होगा कितने से? $1000 से। आपको एंट्री ना भी आए ना, तो एक इफेक्ट पता होता है आपको, उस टाइप से एंट्री सोच लिया करो। डेबिट क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट। तो ये अकाउंटिंग एंट्री होगी इस लेजर की। ठीक है, लॉस में सेल करते तो भी यही सेम होता ट्रीटमेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता, आपका डिस्पोजल क्रेडिट हो जाता उस केस में, और पीएनएल डेबिट हो जाता। तो आपको अगर एंट्री नहीं भी आए ना किसी पॉइंट पर, कि कोई एंट्री आपको टफ लग रही है, कि आप उससे कॉन्सेप्ट से लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके इम्पैक्ट को सोच लिया करो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये कर लिया आपने, ये तो समझ में आ गई आपको। अब जो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री, वो समझ में नहीं आ रही कि प्रॉफिट और लॉस कैसे करें यहाँ पर बुक। तो आप सिंपल से इतना सोचो कि प्रॉफिट हुआ है आपको, यहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो आप उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो यहां से आपको हिंट मिल जाए कि अब आपका डेबिट क्या होगा। देखो, प्लांटेड मशीनरी तो डेबिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्लांटेड मशीनरी पहले ही जीरो कर दिया हमने। तो बचा क्या? उस प्लांटेड मशीनरी को ही हमने नया नाम दिया था, क्या नाम दिया था? डिस्पोजल। तो यहाँ पे डिस्पोजल को डेबिट कर दो। लॉजिकली भी देख लो आप, यहाँ डिस्पोजल डेबिट हो रहा है 10,000 से, और क्रेडिट कितने से हो रहा है? 11,000 से। तो इट मीन्स अब डेबिट क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट। चलिए, तो लॉस की क्या होगी, चलो वो भी देखते हुए चले जाओ। डिस्पोजल अकाउंट, ये तो आपका सेम एंट्री होगी। कैश कितना आएगा? तो हम बोल रहे हैं कि 1500 में हमने सेल करा। कितनी कैरिंग अमाउंट थी? $2000 की कैरिंग अमाउंट थी। कितने में सेल कर रहे हैं? 1500 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है इस पर? आज तक 8000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। ठीक है, कितना लॉस हुआ? 500 का लॉस हुआ। हाँ, लॉस की तो एंट्री पता है ना, मैं डेबिट कर दो लॉस को। लॉस को कर दिया मैंने डेबिट। क्रेडिट क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। तो यहाँ पर 500 से मैंने क्या कर दिया, पहले तो डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्रेडिट क्या करूं? प्लांटेड मशीनरी अकाउंट पहले मैं जीरो कर चुका हूं, तो प्लांटेड मशीनरी तो क्रेडिट करना नहीं है। फिर क्या करूं? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू एंट्री हो रही है। तो आप देखो, यहाँ पर 10,000 से ये डेबिट हो रहा है। क्रेडिट कितने से हो रहा है? 1500, और यहाँ पर 1500 और आपका 8000, कितने से हो रहा है? 1500 और 8000 से, यानी कि 500 से कम क्रेडिट हो रहा है ना। क्या कर दो? डिस्पोजल 500। तो ये आपके अकाउंट मेज भी होते जाएंगे। देखो, मैंने लॉजिक के साथ में आपको ट्रिक भी बताई है कि आपको अगर समझ में ना आए तो क्या करना है ना। वैसे लॉजिकली आपको सारी चीजें डिस्पोजल से करना है, तो आपके सारे ट्रीटमेंट अब डिस्पोजल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वापस बता देता हूँ करते क्या है प्रोसेस में। हम जो भी आपका असेट्स अकाउंट है वो ट्रांसफर कर देते हैं डिस्पोजल में। फिर उससे रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन है वो भी ट्रांसफर कर देते हैं डिस्पोजल में। अब डेबिट क्रेडिट क्या होगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो अकाउंट ऑलरेडी डेबिट में है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो क्रेडिट में वो डेबिट हो जाएगा, है ना। ट्रांसफर करने के लिए आपको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी एंट्री आपको बता दी। प्रॉफिट है तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा डिस्पोजल। अगर सॉरी, लॉस लॉस के केस में ये एंट्री होगी, और प्रॉफिट के केस में क्या होगा? प्रॉफिट के केस में पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट। चलिए, तो ये हमारा अकाउंटिंग एंट्री प्लस हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा पूरा पूरा। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नए टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में। आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं।